पूछा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका स्क्रिप्ट क्या था, लिपि क्या थी, तो वो अनडेसिफर्ड ऑप्शन अगर है तो फर्स्ट ऑप्शन वो सेलेक्ट करेंगे। इन केस अनडेसिफर्ड या अज्ञात नहीं है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वहां पे पिक्टोग्राफिक एक ऑप्शन आता है, पिक्टोग्राफिक अगर है तो पिक्टोग्राफिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने पूछा था कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी को पता है? कितने उपनिषद हैं हमारे, कल पूछा था मैंने, कितने उपनिषद टोटल कल बताया था आप लोगों ने, कितने उपनिषद हैं कुल मिला के, कितने उपनिषद हैं? 108 सर। 108 सर। 108। तो वो जो सत्यमेव है, तो जो मुंडकोपनिषद है वहां पे हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य है, वो राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव वहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया वहां से। ठीक है। तो ये जो उपनिषद शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, ठीक है, सिटिंग नियर, इंग्लिश में अगर ऑप्शन आता है तो सिटिंग नियर या फिर पास बैठना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट, अगर हम बात करें आर्यन जो मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ आर्यन बाहर से आए थे, तो आर्यन जनजातियों का जो प्राचीनतम बस्ती था वो कहाँ पर था? सेंट्रल या फिर इंडिया। नहीं सुनो, आप सभी सुनो, एक बात बताता हूँ, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो उसमें ना एक ट्रेंड होता है, एक सीक्वेंस होता है, हमें उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो नॉर्मली जो सेटलमेंट होता था, लोग जो बसते थे वो कहाँ पर बसते थे? नदी के किनारे। नदी के किनारे। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये ट्रेंड है। और अगर आज की बात करें तो आज लोग कहाँ बसना पसंद करते हैं? शहरों में। शहरों में, हाईवे सड़क के के किनारे, किनारे। जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर की आने जाने की सुविधा, किनारे लोग क्यों बसते थे, क्या कारण था? पानी की वजह से। पानी, पानी की व्यवस्था व्यापार, अच्छी थी इसलिए सर, खेती अच्छी थी। पहले नाव से जा सकते थे, व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, वो एक दूसरे से दूसरे स्थान जाने में उनको आसानी होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्यन सेटलमेंट है वो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। जो आर्यंस का भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहला अगर सेटलमेंट कहीं है तो वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। अगला प्रश्न, लोथल, the dockyard site of Indus Valley civilization is situated in which state of India? अगर हम लोथल की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, तो ये किस राज्य में उपस्थित है आज के डेट में? लोथल, लोथल कहाँ पर है? पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। गुजरात। जी, गुजरात में। लोथल बंदरगाह जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ से मिला है? स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है गुजरात से सर। गुजरात में मिला है, गुजरात में मिला है। उस स्थान का नाम बताएं, कौन सी जगह है? जैसे लोथल है ना, राष्ट्रपति कहाँ है? धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। वहां पर सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which was the backbone of Indus economy? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी ताकत क्या थी? ऑप्शन देता हूं मैं, कृषि था, व्यापार था, या दोनों थे, या ऊपर में मतलब नन ऑफ द अबव? दोनों थे। व्यापार, एग्रीकल्चर, कृषि इनका बैकबोन था। अगर कपास की खेती नहीं होती तो उसका एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं? सही, ठीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। अगला सवाल, which was the first talkie feature
फिल्म ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम भारत की सबसे पहली बोलती हुई फीचर फिल्म कौन सी थी? अलमारा। बिल्कुल सही, आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। विच इज द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। बिल्कुल सही, भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु वाज द पायनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? ठीक है, चित्रकला की जो बंगाल शैली है उसके अग्रदूत कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए थे, उनके ही भाई, कजन या चाचा, जो भी कह सकते हैं। अभिनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हु वाज द पायोनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कौन थे? अभिनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। जी जी। अगला प्रश्न है, इन विच डांस फॉर्म्स बिरजू महाराज अटेन्ड प्रोमिनेंस? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की? बताइए। ऑप्शन। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। कुचिपुड़ी। नहीं, गलत है, कथक। कथक। बिरजू महाराज कथक नृत्य से जुड़े हुए थे, उसी में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे उनको कथक में प्रसिद्धि प्राप्त। अगला प्रश्न, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द स्टेट्स स्टार्टेड द तानसेन सम्मान? किस भारत के किस राज्य ने तानसेन सम्मान देना शुरू किया? यूपी ने सर, उत्तर प्रदेश। तानसेन थे कहाँ से? तानसेन किसके समकालीन थे? मतलब कॉन्टेम्पररी अकबर के। तानसेन वाज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। कौन से जगह से उनका संबंध है? ग्वालियर। ग्वालियर में उनकी समाधि है। ठीक है, वो ग्वालियर से थे। तानसेन की समाधि जो है ग्वालियर में है। ठीक है, तो ग्वालियर कौन से स्टेट में है? एमपी। तो इस सम्मान को कौन से राज्य ने फिर दिया होगा? मध्य प्रदेश ने। बिल्कुल, तानसेन सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। तो इसमें बहुत एक बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया कि कहाँ पर क्या है, ग्वालियर में है और क्या है वहां पे कैसे। ठीक है, अगला सवाल है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई? ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। ब्रिटेन ही आंसर है, सही आंसर ब्रिटेन ही है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई। ठीक है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ? भारतीय संविधान है वो देश को किस रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1 किसी को ध्यान है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? या फिर द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? के अंतर्गत आता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ ऑफ इंडिया। स्टेट्स। द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सेंटेंस है। यस सर। ठीक है, भारत जो है वो एक राज्यों मतलब गणराज्य है, राज्यों। ठीक है, तो संघ है राज्यों का। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, राज्यों का संघ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, ठीक है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस। देखो फ्रांस सर। मेरी पूरी बात सुन लो, एक सेकंड, मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। किसी भी देश में तीन चीजें होती हैं जो सत्ता, मतलब वो जो देश चलता है ना, वो तीन चीजों से चलता है। पहला विधायिका, ठीक है, विधायिका बोलते हैं लेजिस्लेचर को, जो कानून बनाती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, जो हेलो, ठीक है, तो पहला हो गया लेजिस्लेचर या विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका जो कानून को पालन कराती है, और तीसरा हो गया जुडिशियरी न्यायपालिका जो ये देखती है कि वो कानून सही है या गलत, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्वसम्मत पार्लियामेंट की, तो कौन पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश है जहां पर की पार्लियामेंट सुप्रीम है? इंडिया। नहीं तो वहां पे जुडिशियरी, मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड अकेला ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर की पार्लियामेंट सुप्रीम है, जबकि बाकी सभी देशों में जुडिशियरी सुप्रीम माना जाता है, ठीक है। अगर यूएस की भी बात करोगे तो वहां पे जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में भी जुडिशरी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार किसके हाथों में शक्ति निहित है? किसके हाथों में शक्ति निहित है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पहला ही सेंटेंस है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जनता के हाथों में। भारत में जो आपका प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अनुसार जो शक्ति है वो निहित है जनता में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, अगर हम भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? रिपब्लिक। भाई वैसे इसका आंसर होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ के रूप में वर्णन किया गया, वो पहले भी हमने किया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट, पृथ्वी का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान है? अच्छा चलो ये बताओ कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार डेजर्ट सबसे बड़ा है? क्या बात कर रहे हो? सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है। सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट अफ्रीका में सर। ठीक है। एक डेजर्ट है नामेव करके, नामेव डेजर्ट कहाँ पर है? सुना है नाम? डेजर्ट कौन सा सर? नामेव, NAMIV, नामेव डेजर्ट। ये सर इसका नाम सर सर्च करके रखना, अगर कल हम लोग मिले तो फिर बताना मुझे, ठीक है सर जरूर। तो भारत पूरे विश्व का अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 1/3 क्षेत्र जो है वो डेजर्ट है, ठीक है। 1/3 क्षेत्र डेजर्ट है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं अब। द स्केल दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, कल भी भूकंप आया था एनसीआर में, रिक्टर स्केल। ठीक है। तो बिल्कुल, तो एक डैम है टिहरी डैम, नाम सुना है? यस सर। तो टिहरी डैम मतलब वाकया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिक्टर वहां उसको बहुत मजबूत, बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है, जो इंजीनियर्स है उन्होंने। लेकिन अगर कभी 7 से ऊपर रिक्टर स्केल पे भूकंप आता है तो उस केस में टिहरी डैम इसको झेल नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो पानी है वो लगभग 3,52,000 एकड़ फीट पानी है, और अगर वो टूट गया बांध तो एनसीआर, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सब
बह जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो अर्थ मतलब एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है। वो टिहरी डैम जो बना है ना, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है। तो अगर और ये अर्थक्वेक के ना जोन्स में डिवाइड है। तो ये जो हिमालय का तराई वाला इलाका है ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वो सिस्मिक जोन 5 में आता है। हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। और टिहरी डैम उसी जोन में आता है, और दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? इनर मोस्ट, सबसे भीतरी। कोर। हाँ, कोर भी कहा जाता है। वैसे अगर जियोलॉजी के टर्म में बोलोगे तो बैरोस्फीयर बोला जाता है उसको, गुरुमंडल बोला जाता है। बैरी, BARYSPHERE, बैरिस्फीयर कहा जाता है जियोलॉजी के टर्म्स में। लेकिन कोर इज आल्सो राइट। लेकिन इनकेस अगर कोर का ऑप्शन नहीं है तो बैरिस्फीयर होगा, BARYSPHERE। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टूर लाइन? कॉन्टूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? पृथ्वी को देखा है? पृथ्वी का मैप कैसे दिखाऊं मैं? हाँ देखा सर। अरे मेरे पास है नहीं ना वो, एक्चुअली मेरे ध्यान में है, वो बना के दिखाना होगा। अच्छा समझ लो, मैं इसको कल या होगा तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा ओपीजी को, वो भेज देंगे तुम लोगों को। ठीक है सर। तो कॉन्टूर लाइंस जो है ना, बेसिकली आइसोपोटेंशियल या समुच्च रेखा होती है। कॉन्टूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम, मतलब दूसरा नाम जो है कॉन्टूर लाइंस का, उसको आइसोपोटेंशियल लाइंस बोलते हैं या फिर समुच्च रेखा बोलते हैं। ठीक है, और मैं बना के भेज दूंगा अर्थ के मैप पे कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम जीएमटी, ग्रीन जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम जीएमटी मींस, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो सभी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि जीएमटी का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम है। अगला प्रश्न, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, अगर हम क्या कहते हैं, भारत के बीमा क्षेत्र की बात करें तो उसको, उसका एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक सेक्टर में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। जैसे सॉफ्टवेयर में नेस्कॉम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नेस्कॉम है, वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ठीक है, अगर हम बीमा क्षेत्र की बात करें तो आरबीआई ने एक स्पेशल बॉडी बना रखी है जो कि इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है। उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ठीक है, हम अब अगले प्रश्न, अन्नपूर्णा स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, अगर हम अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये किस वर्ष क्रियान्वित किया गया था? उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बताओ कौन सा साल? दो 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैव बीन द एक्सपोर्ट ऑफ, सबसे ज्यादा अगर हम भारत की बात करें तो जो विदेशी मुद्रा है वो किस चीज के निर्यात से आती है भारत में? डॉलर। ऑप्शन देता हूँ, चमड़ा उद्योग, ठीक है, बासमती राइस का एक्सपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, इन तीन में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। वैसे बासमती भी कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि बासमती राइस का एक्सपोर्ट जो है ना पूरे गल्फ में होता है, वहां पे बिरयानी वगैरह में बहुत ज्यादा होता है ना, तो
इंडिया जो है वो बासमती का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसलिए हम लोग होते हैं, बट जेम्स एंड ज्वेलरी ही लिखना, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ग्राम समृद्धि योजना? मतलब अगर ग्राम समृद्धि योजना की बात करें तो ये किसका रिप्लेसमेंट है? मतलब किस योजना क्या बंद करके ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई? प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर ये योजना चलती थी, अगर किसी को ध्यान हो तो। जवाहर रोजगार योजना सबने सुना होगा। गाँव की सर जवाहर रोजगार योजना का नाम, जवाहर रोजगार योजना को बदल करके उसका नाम रखा गया है ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है। यस सर। The largest share of India's national income originates in the, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? 3 सेक्टर्स है ना इंडिया में फिलहाल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनकम का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? अर्थव्यवस्था तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? कृषि, मत्स्य पालन, वन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन, मतलब आपका ये बांस जो उगाते हैं, जो भी मतलब जुड़ा है, ये सब आता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, इतनी फैक्ट्रीज है ना जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उत्पादन में जुड़ी है किसी न किसी सामान से, वो आता है सेकेंडरी में। और टर्शियरी में क्या क्या आता है? सेवाएं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। और कभी अगर तुम टाइम हो तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 चीजें हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में कृषि आ जाता है और उससे जुड़े हुए उत्पाद, ठीक है। टर्शियरी, सेकेंडरी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो कंपनियां वगैरह होती हैं। और तीसरा है टर्शियरी, टर्शियरी में सेवाएं आ जाती हैं, जिसमें कि टेलीकॉम, बैंकिंग, जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज जितनी है, वो सारी टर्शियरी में आ जाती है।